कल भी तू ही है और आज भी तू ही है, गूंज उठे जो ब्रह्मांड में वो आवाज भी तू ही है। वो अंत जो तेरी मुट्ठी में है, वो अंत जो तेरा है, उस अंत का आगाज भी तू ही है। दोस्तों, अगर आपको सरकारी नौकरी सही में चाहिए तो लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अंत जो आप पाना चाहते हो उस अंत की शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी, फिर जाके एक दिन दुनिया आपका नाम लेगी। तो चलिए, करंट अफेयर का सेशन है, शुरुआत करते हैं एक एक न्यूज से, एक एक एग्जाम बूस्टर के साथ हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों क्या क्या आपके लिए है। ठीक है, आप एक काम करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है बच्चे, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे ताकि वो आपको काम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब देखिए, एक एक क्वेश्चन पे आप लोग एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन तो नहीं, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं लाया हूं मैं आज। ठीक है, देखिए पहला जो एग्जाम बूस्टर आपका, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मर्क साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर। यानी कि यहां पे कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक इंडियन कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, और एक मर्क कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा ये जर्मनी की कंपनी है, मर्क जर्मनी कंपनी है। इन लोगों ने क्या साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट होता है जब दो लोग या दो कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं एक साथ काम करने के लिए। ठीक है बच्चे, इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, क्या बनाने के लिए, इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत है भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की। तो देखिए बच्चे, सेमीकंडक्टर जो आपके मोबाइल में एक चिप होता है जिसकी वजह से आपको मोबाइल काम करता है, चलता है। ठीक है, मैं ये इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, इसमें भी सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जिस लैपटॉप से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें भी सेमीकंडक्टर है। यानी कि सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता ही होता है। लेकिन इंडिया इसका प्रोडक्शन नहीं करता था। इंडिया नहीं करता था तो कौन करता था, कहां से आता था, तो बच्चे ताइवान से आता था। कहां से आता था, ताइवान से भारत क्या करता था, इंपोर्ट करता था। ताइवान क्या है, लार्जेस्ट ताइवान क्या है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किस चीज का, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर, क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो हम लोग ताइवान से लेके आते थे, लेकिन 2-3 साल हो गए तकरीबन, ताइवान में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यूएस सेमीकंडक्टर के चक्कर में ताइवान से दोस्ती करना चाहता है, और चाइना कह रहा है कि भैया ताइवान अलग देश है ही नहीं, ये तो चाइना का एक स्टेट है। तो चाइना कह रहा है कि भैया ताइवान के सारे रिसोर्सेज पे हमारा हक है, और यूएस कह रहा है नहीं नहीं, ताइवान तो एक अलग देश है, तो हमारा अलग डील चलेगा। तो ये क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन कम हो रही है और इसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है ताइवान की तरफ से। ठीक है, तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका था ये कहने का कि भैया हम लोग सेमीकंडक्टर खुद का बनाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि भारत की कंपनी है, और यहां पे मर्क जो एक कंपनी है, ठीक है, इसके साथ क्या किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। अब देखिए, ये तो टाटा की कंपनी है, मर्क है, तो मर्क क्या है बच्चे, 1668 की कंपनी है। याद रखना, कब स्टैब्लिश की गई थी, तो 1668 की, यानी दुनिया की ओल्डेस्ट साइंस कंपनी है। क्या है ये, दुनिया की ओल्डेस्ट साइंस कंपनी है। यानी कि साइंस एंड इक्विपमेंट्स में हम लोग बात करें तो ये जो प्रोडक्शन करता है दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी है साइंस वाले फील्ड में। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो अब इन लोगों ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब अगर फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री की जगह बनेगी, डिसाइड किया जाएगा तो धौलेरा। ठीक है, फैक्ट्री की जो जगह बनेगी धौलेरा में बनेगी। ठीक है, धौलेरा में। अब दोनों में डिसाइड क्या हुआ है कि देखो, टाटा कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तकरीबन 11 बिलियन के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर रिसोर्सेज होते तो मैं खुद ही प्रोडक्शन नहीं कर लेता क्या, यानी कि रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा, मर्क करेगा। ठीक है बच्चे, और कौन कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो कि फैब्रिकेशन सेटअप में लगते हैं। फैब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री, वो फैक्ट्री जहां पे सामान बनाया जाएगा, वो फैक्ट्री जहां पे क्या बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत सारे केमिकल गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगेंगे जो कि केमिकल होंगे और केमिकल गैसेज होंगे, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है, मर्क प्रोवाइड करेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और इंडिया का ये पहला सेमीकंडक्टर कंपनी होगी, मैन्युफैक्चर कंपनी होगी। ठीक है, इंडिया का पहला इतना बड़ा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री होगी जो कि लगाई जाएगी धौलेरा में। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो भी मैं आपको
न्यूज दूंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी बच्चे, और एक एक चीज इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं सीक्वेंस वाइज लेके चलूंगा, एक एक स्टेप आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपने देखा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, फिर आपने देखा कि काम किस किस का क्या क्या है, फिर आपने देखा फैक्ट्री कहां लगेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है ये मर्क का रोल क्या है, इंपॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे, ठीक है। मर्क जो होगा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है बच्चे, वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल केमिकल्स होंगे, गैसेस होंगी, इन सब की डिलीवरी कौन देगा, मर्क देने वाला है फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये क्या देगा, एक इंटेलिजेंस देगा, एक मटेरियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन देगा जो कि एआई बेस्ड होगा, यानी कि गाइडेंस भी तो देनी पड़ेगी ना कि भैया ये समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं को आपको इस तरीके से सॉल्व करो। भैया हमारे पास पैसे हैं, इंडिया के पास पैसा है, मेरे पास नहीं, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पैसा है, वो लगाना चाहता है, लेकिन यहां पे सलाह मशवरा गाइडेंस सब तो आप ही दोगे ना। तो एक एआई बेस्ड इंटेलिजेंस सॉल्यूशन है, वो भी कौन देगा हमको, मर्क ही देने वाला है। क्लियर पॉइंट यहां पे। उसके बाद एक एथनिया डेटा प्लेटफॉर्म है, एक एथनिया डेटा प्लेटफॉर्म है जिसपे डेटा बहुत सारा स्टोर्ड है, उस डेटा को यहां पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल कर सकता है, ये भी कौन दे रहा है, यहां पे आपको मर्क दे रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल है, मर्क का तो रोल आप लोगों ने देख लिया। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक क्या कह रहा है कि भैया मैं 91,000 करोड़ क्या कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो हैं, ठीक है, लेकिन आइडिया नहीं है, आइडिया मटेरियल सब आपका और इन्वेस्टमेंट मेरा, यानी कि तकरीबन $11 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जितना भी हम लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हैं ना भारत के अंदर में, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए करते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना चली थी ना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत जो योजना चली थी, ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, उसी के अंडर में जितना भी हम लोग प्रोडक्शन वगैरह आज की डेट में कर रहे हैं, इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, वो सब उसी क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हम वो देखेंगे, ठीक है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के फील्ड में सप्लाई चेन बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन बढ़ जाएगी। अब सप्लाई चेन क्या होता है सर जिसकी आप बात कर रहे हो, सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाना चाहेगा उसको इन सारे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब वो सारे मटेरियल कहां पे अवेलेबल होंगे, इंडिया में अवेलेबल होंगे, उनकी सप्लाई इंडिया में अवेलेबल होगी, यही वजह है कि सप्लाई चेन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सामान रॉ मटेरियल वगैरह लेना हमको आसान हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहां पे बच्चे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यहां पे जो हमारा डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी जो होगी इंपोर्ट पे, ठीक है, ऑन इंपोर्ट, वो हमारी कम हो जाएगी। भैया हमको यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि हम खुद का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे ना वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे ना सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग भैया खरीदते थे ना सेमीकंडक्टर, तो जब खरीदेंगे तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल अपने मोबाइल में करेंगे, खरीदने के बाद तो हमको महंगा पड़ेगा, जब खुद ही का बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स होंगे, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेंगी, डेफिनेटली तो जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होगी ही होगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद जो ग्लोबल हब बन जाएगा भारत, देखिए आईटी हब तो इंडिया है, लेकिन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में इंडिया आगे चलकर ग्लोबल हब बनेगा, ग्लोबल हब बनने के भी चांसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, एक आपका एग्रीमेंट था जो कि दो कंपनियों ने साइन किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो दूसरा एग्जाम बूस्टर आपका वो क्या है। एपेडा लॉन्च्ड भारतीय इनिशिएटिव टू एम्पावर 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स। देखिए न्यूज में जो जो शब्द है ना सबसे पहले उनकी बात करेंगे हम, सबसे पहले वो समझेंगे, ठीक है। एपेडा, ठीक है, एपेडा ने क्या किया है, लॉन्च किया है, क्या, भारतीय इनिशिएटिव, एपेडा ने भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है, किस लिए, ताकि वो 100 एग्री फूड स्टार्टअप दे सके, क्या दे सके, एग्री फूड स्टार्टअप दे सके। एग्री फूड का मतलब एग्रीकल्चरल फूड के क्षेत्र में 100 कंपनियों को स्टार्टअप दे सके, 100 स्टार्टअप ऐसे दिलवा सके, इसके लिए। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब देखते हैं एपेडा क्या है। तो एपेडा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल, एपेडा का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चरल, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखता है कि हमारे भारत में जितना भी फूड बनाया जा रहा है प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट कैसे हो, ग्लोबल मार्केट में उसकी पहुंच कैसे बनेगी, ठीक है।
अपने इस लक्ष्य के लिए इसने क्या बनाया है, एक भारतीय इनिशिएटिव बनाया है, ये बात याद रख लेगा। अच्छा, जो एपेडा है वो आपको 1986 में मिलेगा बनाया हुआ, यानी कि एपेडा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 और इसने क्या स्टार्ट किया है, भारतीय इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया है, ताकि 100 स्टार्टअप्स को ये क्या 100 स्टार्टअप्स को ये पूरा कर सके, 100 स्टार्टअप का टारगेट पूरा कर सके। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये जो स्टार्टअप है 100 स्टार्टअप जो एग्री फूड सेक्टर के अंदर में है, ठीक है, ये क्या करेगा ये देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय इनिशिएटिव के अंडर में करेगा, तो भारतीय इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, भारत हब फॉर एग्रीकल्चर या एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलिंग, यानी कि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा भारत के अंदर में। ठीक है बच्चे, इसका मकसद ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और हमारा एग्री फूड के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई ऐसा शहद बना रहा है, जो शहद बना रहा है उस शहद के लिए मार्केट नहीं मिल रहा उस लोकल बंदे को, तो वो ये क्या करेगा, उसके शहद को फॉरेन वाली कंट्रीज में बेचने की या भेजने की कोई कनेक्शन बिठाएगा। ठीक है, यानी इसका मकसद हो जाएगा कि भैया ये बंदा शहद अच्छा बना रहा है, इसके पास शहद का बहुत अच्छा क्वांटिटी है, तो क्यों ना इसको एक्सपोर्ट करवाया जाए। तो ये सारे तिगड़म वगड़ा लगा के एक्सपोर्ट करवाने की कोशिश करेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा और उसको रूल रेगुलेशन समझाएगा एक्सपोर्ट के, लाइसेंस दिलवाएगा एक्सपोर्ट के, ये सारे के सारे काम कौन करेगा, यहाँ पे भारतीय इनिशिएटिव के अंडर में एपेडा करेगा। ठीक है बच्चे, याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, और अभी हमारे फूड मिनिस्टर कौन है, ठीक है, प्रोसेस फूड मिनिस्टर कौन है, ये रही इनका तस्वीर, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चे, ये नेशनल क्रश थे एक टाइम पे, ठीक है, चिराग पासवान। चलिए अब देखिए एपेडा का क्या रोल है। एपेडा क्या करेगा, जो स्टार्टअप्स के लिए मेंटोरशिप देगा, इंक्यूबेशन देगा। अब इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो भी हेल्प लगेगी उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। क्या, स्टार्टिंग, यानी कि कोई स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, तो उसको शुरुआत में जो भी हेल्प लगेगी उसको इंक्यूबेशन कहते हैं। मेंटोरशिप आपको पता है, ठीक है, गाइड करना, जो भी बिजनेस करना चाहता है एक्सपोर्ट का, ठीक है, उसको हम लोग गाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये इनोवेशंस को सपोर्ट करेगा, फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करेगा, पैकेजिंग को, फार्मिंग टेक्नोलॉजी को, यानी कि नई नई रिसर्च करेगा, इनोवेशन करेगा, नई नई रिसर्च करेगा। ठीक है, कोशिश करेगा कि जो पैकेजिंग हो, जो सामान हम लोग बेचेंगे फॉरेन में, जो पैकेजिंग हो वो हमारा इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। ठीक है, फार्मिंग, खेती की नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, किसानों के लिए खेती की टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेगा। ये सारी की सारी बातें आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, ये किसका काम है, एपेडा का। ठीक है, अब देखिए इससे होगा क्या, ठीक है, अगर हम लोग 100 स्टार्टअप देंगे तो हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा। क्यों, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हम उसको बेच पाएंगे। हम कोई भी सामान सिर्फ तब बेचते हैं जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई होता है, यानी जरूरत से ज्यादा होता है तो हम उसको बेच देते हैं। तो हमारा मार्केट जो ग्लोबल मार्केट होगा हमारे लिए एक्सेसिबल होगा, और उसमें भी कौन हेल्प करेगा, हमारा एपेडा हेल्प करने वाला है, याद रखिएगा। इसका मकसद ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए ये जो 100 एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनका काम क्या होने वाला है, 100 एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उनका काम यहाँ पे क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखिए ये जितने भी एग्रो फूड है, एग्रो फूड का मतलब एग्रीकल्चर के मामले में जो फूड वगैरह की, जो चिप्स वगैरह हो गया, शहद हो गया, या फिर आपका कोई भी जो हम पेठा वगैरह बनाते हैं उससे बनता है ना, भतुआ से बनता है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, प्रमोट करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, नए नए सॉल्यूशंस देगा फार्मिंग के क्षेत्र में। ठीक है, कौन, ये आपका 100 एग्रो फूड स्टार्टअप। ये जो स्टार्टअप वाला प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में 100 एग्रो फूड स्टार्टअप्स को क्या दिया जाएगा, यहाँ पे नए नए सॉल्यूशंस दिए जाएंगे डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद क्या दिया जाएगा, सस्टेनेबल पैकेजिंग दिया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए हेल्प दी जाएगी। यानी कि सस्टेनेबल पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, वही जो लगातार हमेशा कई सालों तक चले, यानी कि प्लास्टिक लोगे तो भैया प्लास्टिक आने वाले टाइम में बंद कर देगी सरकार, या फिर बहुत लंबे समय तक उसको सरकार नहीं चलने देने वाली है। तो आप यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करो। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करो आप। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सस्टेनेबल चलने वाला है, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी और पॉलिसीज के हिसाब से भी। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या है, $50 बिलियन का एक्सपोर्ट 2030 तक बढ़ा देना। कितना, $50 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है 2030 तक बढ़ा देना, ये एपेडा का टारगेट रहने वाला है। ठीक है बच्चे, चलिए
अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट ऑफ भारतीय इनिशिएटिव। भारतीय इनिशिएटिव जो लिया है उसका इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है, याद रखिएगा। इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है। ग्लोबल एग्री फूड के मार्केट में इंडिया की पोजीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 स्टार्टअप्स एक्सपोर्ट करेंगे तो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट जाएगा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हाँ भैया इंडिया इस मैटर में आत्मनिर्भर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आत्मनिर्भर का जो हमारा विजन था वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हम डेफिनेटली अपनी चीज़ें बना रहे हैं, हम इंपोर्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हमारी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा होता, जैसे किसी ने गेंदे की खेती कर रखी है और गेंदे की खेती से वो कोई मटेरियल बना रहा है, वो होता है ना जूस वगैरह बनता है, सुगंधित क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम बनता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बना रहा है तो डेफिनेटली उसको मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, यहाँ पे इस इनिशिएटिव के जरिए पहुंचाया जाएगा, जो भारतीय इनिशिएटिव के जरिए पहुंचाया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट तक। तो यार डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट होने ही वाली है, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा, ठीक है। इनोवेशन ड्राइवन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी खोजबीन, छानबीन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का अप्लाई किया जाएगा ताकि नई नई चीजें लेके आया जाए। तीसरा जो एग्जाम बूस्टर है आपका ये रहने वाला है कि रंजीत पुन्हनी अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ FSSAI, ठीक है। याद रखना रंजीत पुन्हनी जो है उन्हें सीईओ अपॉइंट किया गया है, किसका, FSSAI का। तो FSSAI का मतलब क्या होता है, फूड याद रखना, ठीक है, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया। अब इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये कब बनाया गया था, 2008 में बनाया गया था, ठीक है। और इस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, इसके एक्ट का नाम फूड सेफ्टी एंड, इस एक्ट का नाम क्या है, फूड सेफ्टी, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पास हुआ था, ठीक है, एक्ट 2006, ठीक है बच्चे, ये इसमें पास हुआ था। 2006 में एक एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट के जरिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेके आए, FSSAI लेके आए। अब इसका काम क्या होता है FSSAI का, कि मार्केट में जो भी फूड बिकने के लिए निकलेगा उसकी टेस्टिंग करना, उसकी छानबीन करना, देखना कि हाँ भैया ये मार्केट में जो फूड जा रहा है वो हेल्दी है भी कि नहीं है। कहीं पता चला चिप्स के ऊपर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 4 जून और आप लोग जुलाई तक बेच रहे हो उसको, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखने का काम किसका होता है, FSSAI का होता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको एक ना ऑर्डिनेंस के जरिए बनाया गया है, ये हमारे संविधान के अंदर इसका जिक्र नहीं आएगा, ठीक है। किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली के अंडर में ये आएगी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब ये क्या करती है, जितने भी खाना वगैरह है, फूड वगैरह है, ठीक है, उसको मॉनिटर करती है और एक सेफ्टी स्टैंडर्ड देती है पूरे भारत के अंदर में, ठीक है। अब देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है स्टैट्यूटरी पावर का इस्तेमाल करके, मैंने बताया स्टैट्यूटरी पावर का मतलब क्या होता है, संवैधानिक पावर नहीं, ठीक है। ये एक ऑर्डर के जरिए इस बॉडी को लेकर आया गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो स्टैम्प बूस्टर है चौथा आपका, ठीक है, मॉर्गन स्टैनली रिवाइजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26, ठीक है। ये देखिए एक यहाँ पे क्या है, मॉर्गन स्टैनली है, ठीक है, इसने भारत की जो जीडीपी है उसको और ज्यादा डेवलप बता दिया है, अच्छा बना दिया है, ठीक है। कौन से साल के लिए, 2025-26, अभी 25 चल रहा है ना, तो 26 मार्च तक, ठीक है, 2026 मार्च तक जो भारत की जीडीपी रहेगी ना वो कितनी रहेगी इसने ये बताया है, ठीक है, याद रख लेगा। सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्गन स्टैनली क्या है। ये एक यूएस की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यूएस की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये जो है रैंक जारी करती है, ये क्या जारी करेगी, रैंक जारी करेगी, ठीक है। ये जो अलग अलग कंपनियों के रैंकिंग देगी है। उसके बाद ये अलग अलग इकोनॉमी को जीडीपी बताती है कि आपका जीडीपी इतना रहने वाला है जितना की तरक्की हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसने जो पहले दिया था ना वो 6.2 दिया था, इसने जो दिया था 6.2% आपका जीडीपी ग्रोथ होगा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ आपका कितना होगा, 6.2% का रहने वाला है। लेकिन अभी इसने इसको रिवाइज करके कितना कर दिया है कि नहीं नहीं 6.2 नहीं 6.7% आपका जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसने जो भी आंकड़े देखे थे उसके हिसाब से बोल दिया भैया, है ना। अब इसने जो आंकड़े देखे हैं वो क्या देखे हैं कि अभी जो पहला जो क्वार्टर आया था ना भारत का
यानी कि अप्रैल मई जून में जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ हमारा फाइनेंशियल ईयर था, उसमें भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो कितना रहा है, 7.8% का रहा है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो 7.8% बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। ठीक है, और अभी इसने ये अंदाजा लगाया है कि भाई साहब देखो आगे चल के क्या होने वाला है, फेस्टिवल्स आने वाले हैं भारत के अंदर में। ठीक है, दिवाली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है। ठीक है, इस तरीके के बहुत अभी तो फेस्टिवल का सीजन शुरू हो रहा है, तो डिमांड और बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और होगी, इसलिए भी जीडीपी की ग्रोथ होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पे यह भी बताया गया है कि जो हमारा डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका थोड़ा असर तो पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया उस चीज को कवर अप कर लेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं क्या है जीडीपी का जो रीजंस क्या है जीडीपी का इस ग्रोथ का, कि भैया हमारा जो 6.7% का ग्रोथ होने वाला है, जो कि 6.2% पहले था। पहला पॉइंट तो ये कि 7.8% की मजबूती पहले भारत दिखा चुका है, ये पॉइंट देखना, क्लियर पॉइंट। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो अब बढ़ गई है कि हाँ भैया ज्यादा जीडीपी दिखा सकता है। दूसरा देखो कुछ नेगेटिव चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हमारा डिमांड जो है, एक्सटर्नल डिमांड कम हो जाएगी। क्यों एक्सटर्नल डिमांड कम हो जाएगी? क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है हमारे ऊपर 50% का, तो जब भी किसी सामान पे टैरिफ लगता है तो फौरन में उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाती है, आप ये देख लेना। ठीक है बच्चे, चलिए। और इसने मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है कि 50 बेसिक पॉइंट से तो जीडीपी कम से कम होगी ही होगी। यूएस टैरिफ जो लगाया गया है ना, यूएस टैरिफ जो लगाया गया है, ठीक है, ये क्या करेगा, एटलीस्ट 50%, 50 बेसिक पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0.5%। ठीक है, यानी कि आधा परसेंट, 50 बेसिक पॉइंट ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम 50 बेसिक पॉइंट से तो जीडीपी कम होगी ही होगी हमारे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से, ये स्टैनली कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे और तरीके हैं जिससे कि जीडीपी हमारी बढ़ने वाली है हमारे इंडिया के अंदर में। जैसे कि जीएसटी जो है कम होने वाली है। ठीक है, अभी आपको पता है जीएसटी का जो निर्मला सीतारमण ने रात को ही अनाउंसमेंट किया है कि पहले 4 स्लैब्स हुआ करते थे। ठीक है, 4%, ठीक है, 12%, 18% और 28%। ठीक है, जिसमें से अब 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, आपका 4% नहीं 5%, सॉरी 4 स्लैब थे 5%। ठीक है, तो 5% और 18% 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, 18% वाली सारी आइटम्स को 28% वाली आइटम्स को 18% में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, और 12% वाली आइटम्स को 5% में शिफ्ट किया जाएगा, तो सामान सस्ता हो जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जीडीपी ग्रो करेगी। ये भी एक कारण यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद दिखाया जा रहा है कि एक बार डिमांड बढ़ने लग जाती है ना, ठीक है, तो प्रोडक्शन और बढ़ने लग जाती है। जब प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगी ना तो नौकरियां और देनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए आदमी लगेंगे भाई, है ना, तो नौकरियां और लगेंगी तो लोगों की इनकम और बढ़ेगी, लोगों की इनकम और बढ़ेगी तो डेफिनेटली लोग यहां पे क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं, 5वां एग्जाम बूस्टर आपका क्या है। ठीक है, न्यू दिल्ली टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त 2026। ठीक है, कि नई दिल्ली को चुना गया है, नई दिल्ली को चुना गया है किस चीज के लिए, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। कब, अगस्त में 2026 में होगा। क्लियर पॉइंट, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमने एक इंटरनेशनल बॉडी को मतलब होस्ट करने वाले, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को होस्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए ये जो स्पोर्ट्स होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का, तो कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, तो BWF इसको ऑर्गेनाइज करवाती है, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाती है। ये इसको बनाया कब गया था, 1934 में इसको बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया है कि भैया 26 में इंडिया होस्ट करेगा, कहाँ पे किया गया, पेरिस में किया गया, एक इवेंट का क्लोजिंग सेरेमनी था उसके अंदर में। ठीक है बच्चे, चलिए ये यहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे अब देखते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि 2026 में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, और ये 17 साल बाद इंडिया में इनॉग्रेट हो रहा है, मतलब गेम होगा। ठीक है, 17 साल बाद, याद रखना। ठीक है, यानी कि 2009 में भारत में हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम। और अगर एशिया की बात करें तो 2018 में एशिया में हुआ था। ठीक है, 2018 में एशिया में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर अपन बच्चे। तो
तकरीबन तकरीबन 17 साल बाद भारत में हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। 17 साल बाद भारत में इसकी वापसी होने वाली है, ठीक है। और एशिया में अभी आपका 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, जो कि चाइना में हुआ था। चाइना इज द पार्ट ऑफ एशिया ओनली, ठीक है। अब देखिए ये इवेंट हुआ, शुरुआत कैसे हुई थी ये भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो 1977 में, ठीक है, वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक है, शुरुआत हुई थी। और 1983 तक ये आपका 3 साल में एक बार होता था, 3 साल में एक बार होता था, ठीक है। 1985 से लेकर 2000 तक, 85 से लेकर के 2000 तक, 85 से लेकर के 2000 तक ये 2 साल में रहा, ठीक है। उसके बाद याद रखना, ठीक है। चलिए 1985 से लेकर के 2000 तक, ठीक है, ये आपका 2 साल तक चला, 2 साल में एक बार होगा। और 2006 के बाद ये सीधा आ गया उस पे एनुअल पे, यानी कि अब ये एनुअली होता है, यानी 1 साल में होता है, ठीक है बच्चे। ये सारे इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब देख लेते हैं इंडिया के कितने खिलाड़ियों ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। तो सबसे ऊपर नाम है पीवी संधू का, 5 मेडल जीते हैं इन्होंने, पीवी संधू का टोटल 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसे मेडल्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंस शो करेंगे, ठीक है। जैसे सात्विक सिराज हो गए, ठीक है, रैंकी रेड्डी हो गए, चिराग शेट्टी हो गए मेंस में, डबल्स में, और उसके बाद एचएस प्रणय हो गए। ये सारे जो नाम है आपको याद रखने, नहीं भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पीवी संधू का नाम जरूर रखना, क्योंकि पीवी संधू ने भैया 5 मेडल जीते हैं, भारत में सबसे ज्यादा इन्होंने जीते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस चैंपियनशिप का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। याद रखना, जब भी किसी चैंपियनशिप या कोई इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ना भारत के अंदर में, तो सबसे पहले तो ग्लोबल लेवल पे भारत की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, एक ग्लोबल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एक ग्लोबल इमेज बनेगी सबसे पहले, तो आप ये बात याद रख लेना, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, ग्लोबल इमेज के बाद, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, टूरिज्म इकोनॉमी यहाँ पे बढ़ेगी। आप उसके बाद ये बात याद रख लेना, ठीक है, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। अब टूरिस्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे खाना पीना खाएंगे, होटल वगैरह में रुकेंगे ही, ठीक है, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, क्रिएशन ऑफ जॉब, ठीक है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये सारी की सारी चीजें जो होने वाली हैं भारत में 2026 में, ये सारे लाभ होने वाले हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना, ठीक है। इंडिया की जो ग्लोबल लेवल पे इमेज बरकरार होगी, यंग एथलीट्स इंस्पायर होंगे, और ये वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने से हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप जरूर मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आता है आपके पास, अगला बूस्टर है आपका 5वें नंबर पे, गैंगटॉक रैंक 5th सेफेस्ट सिटी फॉर द वुमेन इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे गैंगटॉक जो सिक्किम का एक शहर है, उसको 5th रैंक मिला हुआ है। गैंगटॉक को कौन सा रैंक मिला हुआ है, ठीक है, 5th रैंक को मिला हुआ है, ठीक है। गैंगटॉक को 5th रैंक मिला हुआ है, किस चीज में? औरतों की सुरक्षा के मामले में, ठीक है, औरतों की सुरक्षा के मामले में। यानी कि हमारी 5 ऐसी शहरों के हमने नाम डिसाइड किए हैं, जिसमें हमको ये पता चलता है कि सबसे जो 5वें रैंक पे है, अच्छा प्रदर्शन किया है, वो कौन है? आपका गैंगटॉक है, ठीक है। तो सर 5वां रैंक बता रहे हो, ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि भैया टॉप 5 में पहली बार ये शामिल हुआ है, इसलिए इसको मैंने न्यूज के हेडिंग में रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है, फर्स्ट रैंक पे कौन है ये भी बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे आपका कोहिमा है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पे आपका कौन सा है? कोहिमा है। यानी कि अगर आपका सवाल पूछता है, ठीक है, कि कौन सा शहर 2025 के रिपोर्ट्स के अनुसार कौन सा शहर है भारत के अंदर में जिसको सेफेस्ट फॉर गर्ल्स कहा जा सकता है, सेफेस्ट फॉर वुमेन कहा जा सकता है, तो दैट इज योर कोहिमा, ठीक है बच्चे। चलिए अब इसके लिए क्या किया गया है, 31 शहरों को सर्वे किया गया है। कितना? 31, ठीक है, 31 सिटीज को सर्वे किया गया है, याद रखना, ठीक है। ये अलग अलग शहर हैं, अलग अलग राज्यों से, आप देखोगे, क्लियर पॉइंट। तो 31 सिटीज को यहाँ पे सर्वे किया गया है, ठीक है। अब ये सर्वे किया किसने है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, ठीक है। तो ये सर्वे किया है एनसीडब्ल्यू ने। एनसीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। क्या नाम है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या किया है, यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? नारी। रिपोर्ट का पेश क्या है? नारी, ठीक है। अब नारी का मतलब क्या होता है, याद रखना, जो नारी दिखाई दे रहा है ना, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने नारी नाम का एक रिपोर्ट पेश किया है। और नारी का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेशनल, नारी का मतलब क्या होता है? नेशनल एनुअल, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट
इंडेक्स, ठीक है, नारी, ये बताता है कि भारत में कौन सा शहर औरतों के लिए ज़्यादा सेफ है। तो जो आपका वुमेन कमीशन है वो नारी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें सारे के सारे डेटा आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। गैंगटॉक जो है जिसने 70.4% हासिल किया है नंबर, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 नंबर के आंकड़े हैं, उसमें 74.4% किसके आ गए हैं, ठीक है, गैंगटॉक के। लेकिन यहाँ पे सेफ सिटी का जो टारगेट दिया गया है ना हमारे गवर्नमेंट की तरफ से 65% दिया गया, यानी कि हम उस सिटी को लिस्ट में रखेंगे, रिसर्च की लिस्ट में रखेंगे, जिसका 65% सेफ रेट है, यानी 65% तो औरतें सेफ हैं, ठीक है। ये पूरा मतलब औरतें नहीं, जितना भी क्राइटेरिया दिया जाता है ना गवर्नमेंट के हिसाब से, उसमें से 65% क्राइटेरिया पूरा हो, ठीक है, तो ये 65% कहलाता है, ठीक है। तो अभी गैंगटॉक ने 74.4% का जो आपका आंकड़ा है पार कर लिया है। लेकिन कोहिमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कोहिमा जो टॉप पे है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कोहिमा ने 82.9% का आंकड़ा पार किया, यानी कि टॉप पे यही चल रहा है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब ये जो सर्वे है 31 सिटीज में किया गया था, 12,770 महिलाओं की राय ली गई थी, बातचीत की गई थी सिटीज के बारे में, उन्हीं से सर्वे किया गया था, ठीक है। आप देखते हैं कि सर ठीक है ना, बढ़िया है आप जो बोल रहे हो, ठीक है, रैंकिंग दी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन किस आधार पे दी जाती है आप ये भी तो थोड़ा समझा दो सर, ठीक है। तो देखो बच्चे, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, मैं आपको एक एक करके डिसाइड बताता हूं, जैसे क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक स्पेसेस। अब वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि स्ट्रीट लाइट है कि नहीं है। अब स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो डेफिनेटली वो खतरा है भाई औरतों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये भी है। अगर कोई वारदात होती है और क्रिमिनल को पता है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो डेफिनेटली वो हरकतें नहीं करेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, याद रखेगा। दूसरा, यहाँ पे हरासमेंट का और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो लड़कियों को परेशान किया जा रहा है उनके पास रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है कि नहीं है। कहीं पता लग रहा कि पुलिस स्टेशन ही नहीं है वहां पे आसपास के एरिया में, पहला पॉइंट तो ये, उसमें है भी तो यहाँ पे वोमेन, ठीक है, वोमेन सेल नहीं है, ठीक है, वोमेन सेल नहीं है जहाँ पे औरतें जाकर अपने पार्टिसिपेट करें। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है जहां पे ये लोग जाके डील करें, ठीक है। कोई ऐसा फोन नंबर नहीं है, जैसे कि 100 नंबर होता है ना, ऐसा कोई फोन नंबर नहीं है जिसको कॉल करके ये अपना पॉइंट बता सके, जिसको ये कॉल करके बता सके कि हाँ भैया हम लोग खतरे में हैं, ठीक है, और हमें जरूरत है सेफ्टी की, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, वर्क प्लेस सिक्योरिटी, जहां पर वो काम कर रही है वो जगह सिक्योर है कि नहीं है। गवर्नमेंट ने वर्क प्लेस के लिए कुछ रूल रेगुलेशन निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। उसके बाद डे एंड नाइट की सेफ्टी को भी कंपैरिजन किया जाएगा, यानी कि दिन में हो सकता है महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हो, रात में ना हो, या हो सकता है कि रात में सुरक्षित ना हो, दिन में सुरक्षित हो, कुछ भी हो सकता है ना एक तरीके से, है ना। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग सिर्फ दिन का लेके चलेंगे कि भाई दिन का आंकड़े लेके चलेंगे तो भाई क्राइम रात को हो रहे हैं। अगर हम क्राइम का आंकड़ा लेके चलेंगे तो क्राइम दिन में करने लग जाएंगे लोग। तो यहाँ पे हम लोग दिन और रात दोनों में कितने कितने क्राइम हो रहे हैं, इन सबको लेके चलेंगे और सबका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चे। ये रैंक आप देख लीजिए कि किस किस रैंक से है, ठीक है। कोहिमा जो है आपका फर्स्ट रैंक पे है, विशाखापट्टनम सेकंड रैंक पे है, भुवनेश्वर तीसरे रैंक पे है, ऐजवाल चौथे रैंक पे है और गैंगटॉक आपका 5वें रैंक पे है, ठीक है बच्चे। चलिए, इंपैक्ट ऑफ दिस रैंकिंग ऑन इंडिया एंड गैंगटॉक, ठीक है। अब देखिए भारत पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। गैंगटॉक की हम बात कर रहे हैं, फिर इन 5 शहर की बात कर रहे हैं, 5 सिटीज की बात कर रहे हैं, टॉप 5 सिटीज की बात कर रहे हैं, तो असर क्या क्या पड़ने वाला है, ठीक है। याद रखना, ये 5 शहर क्या बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये हमारे और भी अर्बन पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे कि इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जब बना, तो एमपी में और भी ऐसे रूल रेगुलेशन आए जो कि सफाई को बढ़ावा देने वाले थे, ठीक है। या फिर बाकी शहर जो हैं अलग अलग राज्यों में, वो भी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे थे ताकि वो इस प्रतियोगिता में आ पाए। ठीक वैसे ही इन 5 शहरों को देख के अलग अलग शहरों में भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट एनकरेज होगी कि औरतों की सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस आएगी, यानी कि महिलाओं को स्पेशल प्रिविलेज देने वाली कुछ ऐसी गवर्नेंस लेकर आई जाएगी, ठीक है बच्चे। ये अच्छी बात है हमारे लिए। अगला देखते हैं
कौन सा अगला न्यूज देखते हैं। डॉक्टर दीपक मित्तल अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूएई। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पे देखिए मित्तल साहब हैं, ठीक है, याद रखें ये मित्तल साहब हैं, दीपक मित्तल साहब, इनको यूएई के लिए इंडिया की तरफ से क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और इन्हें क्यों चुना गया है, याद रखिएगा ये कौन है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज। ठीक है, गल्फ कंट्रीज जो है ना हमारी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है ये। ठीक है, कौन है ये, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है, याद रखना, यानी मिडिल ईस्ट में इन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है। ठीक है, एक्सपर्ट हैं, इन्हें दोबारा कहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ पे भेजा जा रहा है, यूएई में भेजा जा रहा है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपर्ट है। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो हमारे जयशंकर साहब हैं। ठीक है, तो जयशंकर साहब की सलाह पर यह नियुक्ति हुई है। ठीक है, याद रखना, ठीक है, एस जयशंकर साहब के सलाह पर नियुक्ति हुई है। इनको यूएई में इसलिए भेजा गया है कि भाई साहब ये जो अभी जो किस नाम से जाने जाते हैं, तो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, और मिडिल ईस्ट में इनको जरूरत है भेजने की। और एक इंसिडेंस बताता हूं क्यों मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। जो तालिबान थी ना अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ था 2021 के आसपास, ठीक है, आपको 2021 में खासकर, तो 2021 में इन्हें ही भेजा गया था, डॉक्टर दीपक को ही भेजा गया था भारत की तरफ से। ठीक है, डॉक्टर दीपक को ही भेजा गया था भारत की तरफ से। किसे, अब किसका कब्जा था यहाँ पे, तालिबानियों का कब्जा था अफगानिस्तान पे। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे भारतीय भी थे, तो डॉक्टर दीपक को ही भेजा गया था कि जाओ तालिबानियों से बात करो कि हमारे भारतीय लोगों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, भारतीय लोगों को सही सलामत भारत पहुंचा दिया जाए। तो इन्हें पता है अच्छे से कि मिडिल ईस्ट में कैसे डील करना है। यहाँ तक कि ये कतर के, ठीक है, कतर के भी एम्बेसडर रहे हैं 2020 से लेकर के 2022 तक के। ठीक है, कतर के भी एम्बेसडर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनके बारे में जानना, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1988 के फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, आईएफएस हैं। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी 2 साल इन्होंने काम किया हुआ है, और 20 से लेकर 22 तक कतर के लिए भी एम्बेसडर रह चुके हैं। इनका डिप्लोमेटिक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना, तालिबानियों के साथ डील करने में, जैसा कि मैंने बताया 2021 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, पूरी तरीके से अपने बातों में लपेटे में ले लिया तालिबानियों को। देखो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबानी, है ना, उनसे इन्होंने बातचीत करके और हमारे भारतीयों को वापस लेकर आ गए थे। इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, संजय सुधीर को रिप्लेस करने वाले हैं। संजय सुधीर जो है सितंबर में रिटायर हो जाएंगे, जो कि अभी यूएई में, अभी फिलहाल यूएई में क्या है, एम्बेसडर है, और उन्हीं की जगह कौन लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, दीपक जी लेने वाले हैं। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2। ठीक है, अगला जो आता है वर्ल्ड कोकोनट डे, एक ऐसा डे मनाते हैं जिस दिन हम लोग नारियल के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, कब मनाया जाता है, 2 सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए, अब ये क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश में, ठीक है, नारियल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑयल बालों में लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी, उसका पाउडर भी बनाया जाता है, नारियल पानी पिया भी जाता है, और उसका एक्सपोर्ट भी होता है, याद रख लेना। ठीक है, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है यहाँ पे, याद रखना, इंडोनेशिया है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, इंडोनेशिया है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, फिलीपींस है, याद रखना, फिलीपींस है। ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट यहाँ पे कौन है, तो हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, याद रखना। तो अब इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, हर 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं क्यों मनाया जाता है, ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें और कोकोनट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। अब ये कब शुरुआत की गई थी देखते हैं, तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल कोकोनट काउंसिल के द्वारा। इंटरनेशनल कोकोनट काउंसिल पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कोकोनट को सपोर्ट करती है, और इंटरनेशनल कोकोनट काउंसिल ने 2009 में ये कहा था कि भैया आप मतलब हम लोग मनाना शुरू कर देते हैं 2 सितंबर को हर साल नेशनल कोकोनट डे। ठीक है बच्चे, चलिए, अब ये क्या बताता है कि हम इसका मेन क्या है, इकोनॉमिक जो फायदा है कोकोनट के डेवलप होने से, जितने ज़्यादा हम लोग कोकोनट को बढ़ावा देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। ठीक है, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, हमारे देश में जितना नारियल का इस्तेमाल होता है,
तो न्यूट्रिशन भी बढ़ना चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा नारियल पैदा होगा लोग उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे और न्यूट्रिशन लोगों को मिलेगा और वो हेल्दी होंगे और हमारा मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट, फार्मर सेंट्रिक सपोर्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा, यानी कि वो लोग जो कि कोकोनट उगाना चाहते हैं उनको बहुत सारे ऐसे फायदे दिए जाएंगे जैसे कि वो एनकरेज हो जाएं कोकोनट उगाने के लिए। उसमें देखो क्या, अच्छा एक और चीज़, केरल जो है ना, ठीक है, केरल ने बहुत कुछ किया है कोकोनट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया, सबसे पहले तो उसने ना एक अपना मतलब प्रोग्राम ही चला दिया, ठीक है, जिससे कि किसानों को फायदा मिले। और फायदे में क्या क्या है याद रखना, 2.5 लाख कोकोनट पेड़ लगाने का टारगेट रख लिया है केरल ने कि भैया हम हर साल कितना लगाएंगे, 2.5 लाख कोकोनट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर पॉइंट। अब किसानों को क्या मिलेगा, 50% फाइनेंशियल एड मिलेगी, यानी कि किसानों का एक पेड़ लगाने में 100 रुपए का खर्चा होता है ना, तो 50 रुपए कौन देगी, केरल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, केरल गवर्नमेंट देने वाली है। उसके बाद जो पेड़ हम लोग लगाएंगे ना नारियल का, तो पहले 4 रुपए मिलते थे, अब मिलेंगे बढ़ के 5 रुपए, 4 रुपए से बढ़ा के कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। ठीक है, उसके बाद रीप्लांटिंग जो है, रीप्लांटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पेड़ 40-50 साल का हो गया, ठीक है, 40-50 साल का बूढ़ा हो गया, ठीक है, पहले उसमें 500 नारियल उगते थे, अब उसमें सिर्फ 20 नारियल उग रहे हैं, तो उस पेड़ को हटा दो और उस पेड़ की जगह दूसरा पेड़ लगाओ, उसको रीप्लांटिंग कर दो, रीप्लांटिंग करो। ठीक है, अब रीप्लांटिंग में खर्चा आता था तो लोग करते नहीं थे, तो सरकार उसको पहले 40 रुपए देती थी कि जो रीप्लांटिंग करेगा उसको हम 40 रुपए दिया करेंगे एक पेड़ का। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा के 350 रुपए कर दिया गया है, यानी कि अगर 10 पेड़ भी अगर कोई रीप्लांट लगाता है, ठीक है, तो उसको 3,500 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि भैया अब किसान लोग भी यहाँ पे काफी ज्यादा एनकरेज हो जाएंगे कि भैया हमको प्रोडक्शन करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इंडिया पे क्या इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो देखिए कोकोनट फार्मर्स के लिए फायदा हो जाएगा हमारी कंट्री के, उनकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पे रीप्लांटेशन के लिए लोग एनकरेज होंगे क्योंकि पहले 40 रुपए मिलते थे, अब 350 रुपए मिलेंगे। दूसरा, ग्लोबल कोकोनट इंडस्ट्री जो है उसमें इंडिया की पहचान बढ़ेगी आगे चल के। आगे देखते हैं अगला सवाल, इंडिया ने ऑफर किया है 1000 ई स्कॉलरशिप, ठीक है, टू अफगान यूथ अंडर SSSAN भारत। ठीक है, अब देखिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत गवर्नमेंट ने जिसका नाम क्या है, ठीक है, SSSAN। ठीक है बच्चे, और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि हम लोग स्कॉलरशिप दे सकें। ठीक है, स्कॉलरशिप दे सकें। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चे, अब ये है क्या, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने, देखिए अफगानिस्तान जो है ना हमारे पड़ोस में है, और अफगानिस्तान की हम हेल्प नहीं करेंगे ना तो पाकिस्तान हेल्प कर देगा, चाइना हेल्प कर देगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि नहीं यार, हम लोग ना अफगानिस्तान की हेल्प करेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। उस प्रोग्राम के जरिए हम लोग क्या देंगे, 1000 यहाँ पे ई स्कॉलरशिप देंगे। ई स्कॉलरशिप का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि वो सारे स्टूडेंट जो कि भारत के अंदर नहीं आ सकते, उनको हम लोग इंटरनेट के जरिए डिग्रियां प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, यूजी हो या पीजी हो, कोई भी डिग्री हो, हम लोग क्या अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है, ई स्कॉलरशिप प्रोग्राम देंगे। ठीक है, अब जिसकी उम्र कितनी होगी, 18 साल से लेकर के 35 साल तक के इसकी उम्र होगी। ठीक है, और इसमें 9 यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि आप 9 यूनिवर्सिटीज से क्या करोगे, डिग्री ले सकते हो। अफगानिस्तान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ। ठीक है, पर्पस क्या है यहाँ पे, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करना अफगानिस्तान के अंदर में। ठीक है, अब जो ये आपका SSSAN है, इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशन, यानी कि SSSAN के नाम से हम इसको जानते हैं। इसी के तहत 1000 बच्चों को हम लोगों ने चुना है कि हम लोग उनको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, अब देखिए स्कॉलरशिप की डिटेल क्या है। ठीक है, 1000 ई स्कॉलरशिप होने वाली है। ठीक है, और इसको कौन डील करेगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल एंड रिलेशन। ठीक है, अब डेफिनेटली हम यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है, कि और स्कॉलरशिप देंगे तो और ज्यादा यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा मेंटेन होगा, और इसका काम क्या है, रिलेशनशिप मेंटेन करना ही है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, अब देखते हैं मोड ऑफ स्टडी क्या रहने वाला है। ठीक है, ये ऑनलाइन रहने वाला है, क्योंकि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप है, तो ये ऑनलाइन रहने वाला है। इसके लिए ई विद्या भारती एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। क्या एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ई विद्या भारती एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिस एप्लीकेशन में जैसे आप लोग कोर्सेज लेते हो ना, अलग अलग एप्लीकेशन पे जाके अलग अलग कोचिंगों के कोर्स ऑनलाइन वाले, वैसे इन लोगों को एप्लीकेशन पे कोर्स बेचा जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा 1000 बच्चों का। अब 1000 से ज्यादा अगर आ जाते हैं तो फीस ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है,
1835 साल तक के लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा एजुकेशन, और 9 यूनिवर्सिटीज हैं इसमें लिस्टेड हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपैक्ट ऑफ द स्कॉलरशिप इनिशिएटिव। अब इंपैक्ट क्या रहने वाला है, आगे अफगानिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो एक्सपेंड हो जाएगा। जो लोग पैसे नहीं पे कर सकते, इतना पैसा नहीं है, वो लोग भी एजुकेटेड हो सकते हैं। कम से कम एक साल में 1000 लोग तो एजुकेटेड होने वाले हैं, ठीक है। इससे इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा बढ़ेगा और भारत जो है ग्लोबल लेवल पे जाना जाएगा, ठीक है, डिजिटल लर्निंग के लिए कि भैया देखो इलेक्ट्रॉनिक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के जरिए अफगानिस्तान विदेशों से लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सशक्त हैं, ये काबिल हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह लॉन्चेस कपास किसान मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। कपास किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसने, गिरिराज सिंह ने, ठीक है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है मोबाइल एप्लीकेशन है तो किससे रिलेटेड है, कॉटन से रिलेटेड है, ठीक है। कॉटन से रिलेटेड है यानी कि कपास से रिलेटेड है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये अब कपास खेतीबाड़ी से रिलेटेड है तो खेतीबाड़ी को इंटरनेशनली लेके जाना, खेतीबाड़ी को डिजिटल बना देना, लोगों की पहुंच तक बना देना, ठीक है। तो खेतीबाड़ी को, एग्रीकल्चर को डिजिटल गवर्नेंस दे देना, ये इनका काम है। अब क्यों काम है, ताकि यहाँ पे किसानों को एमएसपी मिल सके, क्या मिल सके, एमएसपी मिल सके। अब देखिए गेहूं के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट ने गेहूं के लिए रखा हुआ है एमएसपी 12 रुपया। एमएसपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट मिनिमम इतना पैसा तो आपकी फसल का आपको देगी। फॉर एग्जांपल 12 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, गेहूं का एक राज्य ने, लेकिन किसानों को पता ही नहीं है कि कितना रुपए रखा हुआ है, या किसान अपनी फसल वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, डील ही नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या, रोज रोज भटके उस ऑफिस तक, ठीक है, हो सकता है वो ऑफिस वो किसी और राज्य में बेचना चाहता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे किसान जाएगा, अपनी फसल को लिस्ट कर देगा और बोलेगा कि भैया मुझे इतनी फसल है मेरे पास, तो एमएसपी कितना होगा, तो एमएसपी अगर 12 रुपए तो 12 रुपए के हिसाब से उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो एमएसपी सिक्योर हो जाता है इस चीज से। दूसरा देखिए क्या क्या करेगा ये, आप जाओ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, खुद ही रजिस्ट्रेशन कर लो एप्लीकेशन पे, आपको कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एक बंदा ऑफिस बैठ के सिग्नेचर करे, फिर ऐसा आगे प्रोसेस हो, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, खुद ही बुकिंग कर सकते हो, खुद ही पेमेंट ट्रैक कर सकते हो। आपने अनाज का भेज दिया, डिलीवरी होगी तो आपका पेमेंट भी आ जाएगा, उस एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे दिखता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे चल के यहाँ पे मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में इसको इस्तेमाल मतलब बनाया गया है। अब देखिए किसान क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो उसको लोकल लैंग्वेज ही आती है, तो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पीड बढ़ा देगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा कॉटन प्रोक्योरमेंट का, यानी कि कॉटन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से सब कुछ काम होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब फार्मर्स पे क्या असर पड़ेगा, वो डायरेक्ट डिजिटल एक्सेस ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, यानी कि डायरेक्टली बेच सकते हैं। उस एप्लीकेशन पर जाएंगे, अपना प्रोडक्ट का फोटो खींच के लगा देंगे, जिसको खरीदना होगा वो अपना खरीद लेगा। रियल टाइम पेमेंट, इधर डील हुई और इधर आपका पेमेंट आया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल छोटे या मार्जिनलाइज जो आपके फार्मर्स हैं उन सभी को यहाँ पे फायदा मिलने वाला है, ठीक है। इंडिया के एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया का एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, बूस्ट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसानों की फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, किसानों के पास पैसा आएगा तो किसान और ज्यादा उगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथन, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स इजिली अप्लाई कर दी जाएंगी। देखिए क्यों स्कीम्स अप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि फार्मर जो है पहुंच नहीं पाते हैं उस एप्लीकेशन तक, उस स्कीम तक, इसलिए स्कीम फेल हो जाती है। अब इस एप्लीकेशन के जरिए जितनी भी स्कीम्स हैं अपडेट कर दी जाएंगी और किसानों को यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिससे कि डायरेक्ट किसानों को फायदा होने वाला है। अगला देखते हैं 14वां एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। एक इंडिया का और थाईलैंड का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है, जिसका नाम क्या है, मैत्री, जिसका नाम क्या है, मैत्री। ये बात याद रख लेना, ठीक है। इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, मैत्री। 14th एडिशन होने वाला है इसका, याद रख लेना, 14th एडिशन होने वाला है। कहां पे होने वाला है, मेघालय में होने वाला है। अब देखिए कोई भी दो कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज क्यों करती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो युद्ध में जाने से पहले युद्ध की परिस्थितियों से प्रैक्टिस कर लें, और दूसरा अपने अपने हथियारों का दुनिया को दिखा सकें। अब भाई हथियार दिखेंगे ना प्रैक्टिस करेंगे तो, कि भैया हमारे पास ये हथियार भी हैं, अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, यानी कि
दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है और ये क्या है, ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। कहां पे होने वाली है याद रख लेना, ठीक है, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, याद रखना 1 से लेकर के 14 सितंबर के बीच में इसको कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है बच्चे। अब ये क्या है, एक आर्मी ट्रेनिंग विद रॉयल थाई आर्मी, रॉयल थाई, थाईलैंड की आर्मी को रॉयल थाई आर्मी कहा जाता है, ठीक है। अब ये 2006 से ये एक्सरसाइज शुरू की गई है और 2006 से लेकर 2025 में हो रही है, तो 14वां इसका एडिशन आपको दिखाई देगा। ये क्यों काम करते हैं, टेररिज्म के खिलाफ काम करते हैं, जंगल वॉरफेयर, जंगल में अगर युद्ध करना हो जाए तो कैसे करेंगे उसकी टैक्टिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। और पीस कीपिंग, शांति को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, बरकरार करके रखा जाए, इस पॉइंट पे ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इंडिया ने 120 जवानों को यहाँ पे भेजा है इस पार्टिसिपेशन में, जो कि किससे है, ठीक है, मद्रास रेजिमेंट से है, याद रखना मद्रास रेजिमेंट के 120 जवानों को भेजा है। और रॉयल थाई आर्मी के 53 पर्सनल फ्रॉम फर्स्ट इन्फेंट्री बटालियन है, यानी कि 53 जो आपके इनके पर्सनल आने वाले हैं वो कहां से आने वाले हैं, पहली इन्फेंट्री बटालियन से। और जो 14वीं इन्फेंट्री बटालियन है, ठीक है, याद रखना 53% फॉर फर्स्ट इन्फेंट्री बटालियन एंड 14th इन्फेंट्री ब्रिगेड, ये दोनों ब्रिगेड से मिला करके कितने टोटल 53 लोग यहाँ पे आने वाले हैं थाईलैंड की आर्मी से, ठीक है। और एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। अब देखिए पिछला एडिशन जो था, ठीक है, वो थाईलैंड के अंदर में हुआ था, याद रखिएगा, तो 13th एडिशन था, कहां पे हुआ था, ठीक है, वहीरा प्रखंड में, वहीरा प्रखंड में हुआ था, जो कि आपका थाईलैंड में ही है, ठीक है, याद रखना। तो थाईलैंड में पूछा जा सकता है, जगह का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि सिटमेक्स, सिटमेक्स जो है वो भी भारत के साथ ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक और कंट्री आ जाती है, सिंगापुर। सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से आपका थाईलैंड, मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म है। तो 3 देश मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है सिटमैक्स, ठीक है। इंडो थाई कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड मिलकर करते हैं, और याद रखने कहां पे करते हैं, तो अंडमान सी में करते हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, पेट्रोलिंग का मतलब सीमा की चौकसी करवाई जाती है ना, तो ये वो एक्सरसाइज सीमा की चौकसी करवाई जाती है। और मैत्री में आपको बता ही चुका हूं, अभी आर्मी, थाईलैंड की आर्मी और इंडिया की आर्मी दोनों मिलकर यहाँ पे कंडक्ट करती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं इससे होगा क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हम लोग एक देखिए, ठीक है, इंटेरोपेरेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। इंटेरोपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना, हथियारों के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करो, एजुकेशन के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करो, अब ट्रेडिंग के मामले में एक दूसरे को सपोर्ट करो, इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोपेरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये जो इंटेरोपेरेबिलिटी एनहांस होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ काम करेंगे, दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि दोनों टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, जंगल वॉरफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। रीजनल पीस बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में शांति फाइनली बरकरार हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये आज का सेशन था 4 अप्रैल का। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से अगले सेशन में फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।